अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। ख़बरें गर्मा गर्म हैं और बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं, बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट हैं जो कि आज क्योंकि हफ़्ते का पहला दिन है और ख़बरें जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। बजट सेशन भी स्टार्ट होने वाला है इस हवाले से भी, और पार्लियामेंट्स की कुछ कमेटियाँ भी बनने वाली हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ भी बनने वाली हैं, इस हवाले से भी ख़बरें हैं और बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज़ हैं। हमारा साथ देंगे स्टूडियो में असदुल्ला खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद साहब, आज हफ्ते का पहला दिन है और गरम खबरों का एक बाज़ार है, गरम हेडलाइंस का एक बाज़ार है। खबरें छुट्टी पे थी 2 दिन। एक्चुअली छुट्टी पे नहीं होती हैं खबरें। देने खबरें वाली शायद छुट्टी पे होती हैं, खबरें निकालने वाली छुट्टी पे नहीं होते, वो उन्हीं 2 दिन में कुरेद रहे होते हैं चीज़ों को। लगता है आपने कुछ कुरेदा है। कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं खबरी, जिनसे मुलाकातें हो रही होती हैं इसलिए मैं हमेशा मंडे को बड़ी एनर्जेटिक होती हूँ। और आप कैसे हैं? बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है आज मेरी। जी जी, मैं आप मसरूफ थी, बुला नहीं रही थी। कौन मसरूफ था? खैर चलें, बात करते हैं। अच्छा, जावेद हाशमी जो कि सीनियर सियासतदान हैं, उनकी मुलाकात हुई है अब से थोड़ी देर पहले मौलाना फजल रहमान से। आज और उन्होंने ये कहा है कि मैं आपके साथ हूँ। और फिर मौलाना फजल रहमान ने एक ऐलान किया है और वो ये कहा है कि हम ऑपोजिशन के साथ मिलकर, यानी पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाएंगे और जावेद हाशमी भी उसमें पेश होंगे। आप इस बारे में बात करें, फिर मैं जावेद हाशमी की एक बात मैं करती हूँ। क्या बात करूं? मैं अभी तो अच्छा, अब आपकी से खबर सुन के मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा खबर क्या है। अब से 7 दिन पहले, जबकि नवाज़ शरीफ को पार्टी का सदर मुकर्रर किया गया था और फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ ने एक स्पीच की थी, तो उसमें बड़ा सरप्राइज़ हुआ था देखकर। और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे, जो कि नून लीग के सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने भी जो है वो बड़े नाक मुँह बनाए थे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि सबसे पहले उन्होंने जावेद हाशमी का नाम लिया था कि ये वो शख्स है जिसने मेरे साथ बहुत जद्दोजहद की, मेरे साथ जेलें काटी। दूसरा नाम उन्होंने शाहिद काफान अब्बासी का लिया था, तीसरा मुफ्ता इस्माइल का लिया था। तो और भी नाम लिए थे जो कि पार्टी के साथ है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तो पार्टी के साथ अभी भी हैं और इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर भी हैं। लेकिन इन 3 के नाम लिए थे, मगर मखदूम जावेद हाशमी का सबसे पहले उन्होंने नाम लिया था। और हम समझ रहे थे कि शायद कोई चीज़ होने वाली है, वो उस तरफ जाने वाले हैं, लेकिन अब वो मौलाना फजल रहमान से आके मिल लिए। हमारी सारी कैलकुलेशन हाशमी साहब की साथ एक टैग लाइन बड़ी हमेशा मशहूर रहती है, वो है मैं बागी हूँ। हाँ। वो हर दफ़ा उसको साबित भी कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मौलाना साहब और जावेद हाशमी साहब और मेरे ख्याल में बलूचिस्तान से अचकजई साहब। अच्छा, अब ये तीनों सियासतदानों को आप देखें, तीनों अलग अलग सोच, अलग अलग नज़रिए के लोग हैं। हाँ। और तीनों की सियासत से आप उससे इनकार नहीं कर सकते कि बड़े अच्छे सियासतदान हैं तीनों, मौलाना भी और जावेद हाशमी साहब भी और अचकजई साहब भी। इंडिविजुअल्स हैं, ये एक अपनी इनफरादी हैसियत पाकिस्तान की सियासत में रखते हैं। और नवाज शरीफ, मगर मसला जो देखें ना, जावेद हाशमी साहब काफ़ी ज़यीफ़ हो चुके हैं। वो एक्टिव होना और सियासत में और वो एहतजाजी तहरीक चलाना, ये चलाना। कई दफ़ा मैंने देखा पार्लियामेंट में वो जो आए थे, वैसे ही आए, वो तो व्हील चेयर पर भी आए। वो तो चले, वो तो मतलब काफ़ी उनकी तबीयत। और तबीयत से याद आया, हमारे मौजूदा सदर साहब भी व्हील चेयर पर नहीं। पिछले दिनों में कहीं अस्पताल में इधर उधर जाते तो व्हील चेयर पर। अब आजकल जो मौजूदा सदर है जरदारी साहब, नहीं। तो वो सियासत की व्हील चेयर अलग होती है। हाँ। आप कैसी बात? नहीं, बहुत गलत बात है असद साहब। देखें, अगर वो थोड़े दिन के लिए दुबई चले गए। नहीं, वो बीमार नहीं, अल्लाह ना करे, बीमार नहीं, उनकी उनको फुटेज सेहत आई दे, है लंबी दास उम्र शास दे। करते हुए। हाँ। हाँ, हमने तो सुना है कि वो मलिक रियाज साहब भी दुबई में। हाँ। खैर, अब तो वो आ गए हैं वापस। वो आज इस्लामाबाद आ गए। हाँ, और वो परसों। गिलानी साहब कायम मुकाम सदर थे। हाँ हाँ। खैर, वापस मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि मौलाना फजलुर रहमान और जावेद हाशमी साहब, अगर ये दो लोग कह रहे हैं कि हमने तहरीक चलानी है, तो ये पीछे कोई बहुत बड़ी
बात ज़रूर मौजूद है, ये ऐसे ही नहीं कहते। और मुझे कुछ हालात मौजूदा हुकूमत के वैसे ही नहीं अच्छे लगे। वैसे मुझे आपको एक अजीब बात नहीं लगती कि मखदूम जावेद हाशमी एक वक्त में इमरान खान के साथ कंटेनर पे खड़े होते थे, देखा, फिर उन्होंने वहाँ से इख्तिलाफ उनके हुए, उन्होंने बहुत सारे अंदरूनी कुछ बातें कह के पार्टी छोड़ दी, अब वो दोबारा उनके साथ आ गए, वही उनके साथ नहीं आ मतलब पीटीआई के साथ मिलकर ही तहरीक चलाएंगे ना, हाँ, मौलाना ने अपना कहा है। नजरिया होगा ना उनका, हाँ, उनकी अपनी भी कुछ शराइत होंगी, कुछ नजरिए होंगे कि भाई यूं आप मानते हैं तो मैं आपके साथ। और सियासत में दुश्मनी तो होती नहीं, सब कुछ टेम्परेरी होता है। आपका मुस्तकिल दुश्मन कोई नहीं होता, ना मुस्तकिल दोस्त होता वो है तो सियासत। एक अंडरस्टूड सी बात तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कितनी ज्यादतियां की हैं पीटीआई ने। आज वो तो मौलाना साहब, मैं कंटेनर पे खड़े होकर लफ्ज बोलते थे, मैं बोल नहीं सकती। हाँ मतलब क्या क्या नहीं बोला जाता था, लेकिन आज वो मौलाना साहब भी तो पीटीआई। तो ये सियासत में बिल्कुल होता है, तो इसमें लेकिन अगर ये मिल रहे हैं तो इसका मतलब कोई बड़ा आगे नजर आ रहा है, गेम चेंज होता हुआ। और जो मेरे ख्याल में कोई बहुत अच्छा नहीं होगा शहबाज गवर्नमेंट के लिए। नवाज शरीफ साहब के लिए शायद बेहतर हो, लेकिन शायद शहबाज गवर्नमेंट के लिए कोई अच्छा। अच्छा, एक क्विकली मुझे अभी मौलाना साहब की बात हो रही थी और वो लफ्ज़ याद आ रहा था, तो मुझे क्विकली एक चीज़ याद आई कि आपने देखा कि 31 मई को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें 15 रुपये कम कर दिया गया पेट्रोल की कीमत। और मैंने बहुत सारे पेट्रोल पंप से पूछा, रात के 3-4 बजे तक कुछ खुश नसीब ऐसे थे जिन्होंने 15 रुपये कमी के ऊपर जो है वो पेट्रोल डलवा लिया। फिर अता तारड़ साहब बीच में आगे से गलती से प्रिंट हो गया। अच्छा, मैंने बाकायदा इस बात को मैंने 3-4 पेट्रोल पंप पे जाकर मैंने इस बात को वेरीफाई किया कि आपने दिया इस रेट पर 15 रुपये कुछ पैसे था कम करके दिया, तो कहते हाँ हमने दिया, रात को 4 बजे तक दिया क्योंकि वो वीकेंड भी था शायद, तो उन्होंने दिया पेट्रोल। लेकिन फिर एक नोटिफिकेशन आ गया। मतलब ये क्या साहब, ये क्या चीज़ है? देखिए, एक मजाक तो एक पीछे रह जाती है बात। हाँ, ये मतलब देखिए लोगों के साथ इनकॉम्पिटेंस है। हाँ। नंबर वन इनकॉम्पिटेंस है। और एक्चुअली मैं बताऊं, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। 1 जनवरी 2004 जनवरी में जो रेट थे पेट्रोल के, वो आज भी हैं। एक्चुअली इस साल 2024 में जो पेट्रोल का रेट जनवरी में था, वो अभी मई और जून स्टार्ट हो गया। जून में भी वही रेट है, कम करने के बाद। तो बेसिकली पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ इस साल। जिस प्राइस पे शुरू हुआ था उसी पे है। उन्होंने किया क्या कि महंगा शुरू किया और ले गए 300 के करीब तक पर लीटर। और फिर हम कम कर रहे हैं, वापस वहीं ले आए जहाँ जनवरी में था। तो एक्चुअली पेट्रोल तो सस्ता हुआ नहीं। और ये 15 रुपए, 5 रुपए, 6, तो साथ में बिजली की कीमत भी बढ़ा दी उन्होंने। तो ये डेस्परेट मेजर्स हैं, ये इनकॉम्पिटेंस है, और ये मजाक तो बहुत हल्का लफ्ज है, ये जुल्म जुल्म है। ये जुल्म है। आप पहली दफा तो नहीं हुकूमत कर रहे हैं ना, मतलब आप 3-4 तो आपका एक रिकॉर्ड है, आप इतनी उनका तो स्लोगन ही ये है कि हमें हुकूमत करनी सिर्फ हमें आती है, हमारा इतना तजर्बा है, हुकूमत सिर्फ हम चला सकते हैं, बजट सिर्फ हम बना सकते हैं। हाँ। ये पीटीआई को कुछ नहीं आता, पीटीपी को कुछ नहीं आता। रहे हैं हम, उनसे खजाना की कमेटी नहीं तश्कील दी जा रही है, वो देख रहे हैं हम ये क्या कर सकते हैं। और एक से एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। बिल्कुल, एक से एक नया बातें सामने आ रही है। वो गंदुम को तो छोड़ दें आप, जो गंदुम के साथ हुआ, गंदुम इंपोर्ट कर ली, किसान मारे गए, खाद नहीं मिल रही, बारदाना नहीं मिल रहा, और नए आ गए हैं। अभी भी नहीं जगह देखती हूँ, जैसे बहुत सारी जगह है इस्लामाबाद में, वहाँ मेन कुछ लोगों ने शॉप्स ली हैं और बेचारे वो गंदम खरीद कर और गंदम वो बेच रहे हैं, या वो किसान जिन्होंने गंदम उगाई थी वो अपनी गंदम खुद बेच रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है। चोकर एक चीज होती है जो शहरियों को कम पता हो। हाँ, चोकर वो चीज होती है जो नीचे का, हाँ, जो जानवरों का हाँ खिलाया जाता है, चारा वगैरह। चोकर महंगा है, गंदम सस्ती है। ये देखें जरा, ये अब किसान के साथ इससे ज्यादा क्या जाती है इसे। और हालांकि वो बिल्कुल एक फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत उसकी मामूली सी कॉस्ट होती थी। लेकिन यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि एक ब्रेक लेना, उसके बाद कई अहम इशू हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करने। ब्रेक लीजिए।
ब्रेक के बाद आपको कहते हैं खुश आमदेद। जैसे कि मैंने कहा कि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ सोशल मीडिया पे छड़ने वाली बहस की। इमरान खान साहब, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा हमूदुर्रहमान कमीशन को दोबारा पर उस रिपोर्ट को, उस कमीशन की रिपोर्ट को हर पाकिस्तानी को पढ़ने की ज़रूरत है। और उसके बाद नहीं, इसमें गलत क्या? आप बताएं। हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट भारत में तैयार हुई, बांग्लादेश में तैयार हुई, 1 मिनट, या अमेरिका के किसी थिंक टैंक ने बना के हमें भेजी थी, या यूरोपियन यूनियन ने, जब यूरोपियन यूनियन नहीं था 71 में, उन्होंने, किसने बनाई थी हमूदुर्रहमान? पाकिस्तान में बनी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। हाँ। तो फिर पढ़ने में क्या हर्ज क्या? हमारी तारीख का हिस्सा है। ये हो गई सोशल मीडिया की बात। अब वही बात आ गई कि सहाफ़ी की बात। मैं करूं? बताएं, बिल्कुल सहाफ़ी वाला एंगल दें मुझे, मैं तो आम आदमी हूँ। मैं करूं? मैं तो माली हूँ। नहीं, अगर आप इजाज़त दें बिल्कुल। साहब, आप मेरे बहुत सीनियर हैं, अगर आप इजाज़त दें। मैं तो माली ये तो हो गई सोशल मीडिया की बात, वही वाली जंग जो छिड़ती रहती है ना दरमियान में, सोशल मीडिया वर्सेस जो है वो मेनस्ट्रीम मीडिया। हाँ हाँ बिल्कुल, कंट्रोलेबल मीडिया, सोशल मीडिया वर्सेस कंट्रोलेबल मीडिया। चलें, बताएं। असद साहब, आप हमेशा ऐसी बात कर जाते हैं कि जो हमारा सारा कैरियर, हमारी सारी मेहनत, उस पर ऐसे करके ना जो पानी का गिलास रखा उस पर पानी पड़ जाता है। सिर्फ आपकी मेहनत और कैरियर इस मुल्क में बर्बाद नहीं हुए, बड़े बड़े अच्छे लोगों के कैरियर जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे थे वो भी बर्बाद। नहीं, क्यों? हम अब बर्बाद नहीं होने देंगे। अल्लाह करे हम नहीं होने देंगे। अल्लाह करे, जोर कलम ज्यादा। हाँ, अब बता भी देना एंगल अपना। देखिए, पूरा सोशल मीडिया पीटीआई का वो इस बात पे तुला हुआ है। आप तो मुझसे ज्यादा शायद हर वक्त सोशल मीडिया पे रहते हैं। मैं आपकी हर 2 घंटे बाद कोई स्टोरी देख रही होती हूँ असदुल्ला खान की। वो तो मुझे टेंशन सीकर हूँ, मुझे चाहिए मेरे एहसास से कमतरी का शिकार हूँ। मैं एहसास से कमतरी का शिकार हूँ, मुझे टेंशन चाहिए होती, इसलिए मैं डाल रहा होता हूँ। चले आगे चले। इसे क्यों कर आप मुझ पे तंज कर रहे हैं? नहीं, आप बताएं ना, खुदा का वास्ता अपनी स्टोरी मुझे बता दे। आपने बड़े बड़े जर्नलिस्ट बिठाए हैं, आपने कैमरे के पीछे काम किया है, बेनज़ीर का इंटरव्यू आपने पहला, और वो छोड़े ना सर, आप ऐसी बातें, वो गैर जमाने की बातें अभी बताएं। थोड़ा सा हमारे ग्रुप में आ जाए। निकाल बताएं। अच्छा देखिए, हमूदुर्रहमान कमीशन एक अहम दस्तावेज़ है। उसको कहा गया कि वो सबको पढ़ना चाहिए, ये वो सब। आपको याद हो तो नवंबर 2022 में जो साबिक आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उन्होंने एक यौम शोहदा पर तकरीर हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि, और उन्होंने उसमें वो दावा किया था, और वो दावा ये था कि ये एक फ़ौजी गलती, मिलिट्री की गलती नहीं थी, बल्कि ये एक सियासी गलती थी। और उसके बाद, और इसको सबको पढ़ना चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसी दावा और किया था। अच्छा, मेरा एंगल अभी रहता है। प्लीज उसी दिन जिस दिन बाजवा साहब ने अपनी आखिरी तकरीर की थी ऑफिशियली शो में शोदा पर, उन्होंने ये दावा भी किया, उन्होंने एक दावा और भी किया था। और वो दावा आज कितना सच्चा है हम और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा था फौज अब सियासत में दखल नहीं देगी। अब आप बताएं क्या कह रहे हैं? अब आप बताएं। बात क्या नहीं, फौज चलें, लेट्स कम टू द पॉइंट। बात ये है, इसमें जो एंगल, मेरा वाला एंगल है, अब हो सकता है वो बिल्कुल गलत हो, मैं बहुत गलत सहाफ़ी हूँ, इतनी अच्छी जर्नलिस्ट है, गलत एंगल नहीं होगा। देखिए, अब मौजूदा हालात को, अगर पाकिस्तान से कोई भी सिंसियर है, बेशक उसके ऊपर मुश्किल वक्त है, पाकिस्तान है तो हम हैं, मौजूदा हालात को 1971 था ना, 71 उसके हालात से तशबीह देने की बातें, मतलब कि बातें की जा रही हैं। आपने तो मुझसे ज़्यादा सोशल मीडिया के तो आप मास्टर हैं, आपने तो देखा होगा कि ये पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त है, जो पाकिस्तान। अब इसमें एक सवाल ये बनता है, क्या इमरान खान की तरफ से अगर ऐसी बातें आ रही हैं, अगर इस तरह की बात, ये कहाँ से इस हालात के अंदर इस कमीशन की बात हो गई कि जब और मुश्किलें इतनी पड़ी हुई हैं और अपने सर एक और मुश्किल डाल ले, और ये मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वो वक्त
एक पाकिस्तान की तारीख का सिया बाप है, मानते हैं आप? बिल्कुल, हाँ, मानते, आपने तो खुद देखा होगा, बिल्कुल स्याह आपने देखा होगा मेरे जी। ख्याल में, आप तो गुजरे हैं उस चीज से, तो सिया बाप है। अब उस चीज को इस तरह के इसके हालात से कंपैरिजन करने की क्या जरूरत है, ये मेरा एंगल है। ये एग्जैक्टली जो आपने लफ्ज आखिर में कहा ना जुमला, ये मेरा एंगल है, ये एंगलिंग है, ये पीटीआई की तरफ से एंगलिंग है हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के ऊपर। मगर ये गलत है, मगर ये गलत उन्होंने बहुत काम एक किया है। उन्होंने देखिए होता क्या है, सोशल मीडिया किस तरह काम करता है। सोशल मीडिया में एक चीज कहलाती है क्लिक बेट, चारा। मछली पकड़ने के लिए आप चारा डालते हैं कुंडे में लगा के, ठीक है। हाँ। तो एक सोशल मीडिया पे एक चीज होती है क्लिक बेट। वो यानी कि आप वो पढ़ के फौरन आप क्लिक करते हैं कि यार ये खबर क्या है। तो ये उसके लिए क्या होता है कि जो एक पानी का गिलास है, ये मैं उसको जग बना के दिखाऊंगा, ओहो ये जग है। और जब आप क्लिक बेट करके जाके पढ़ेंगे तो वो पानी का गिलास वो भी आधा भरा हुआ निकलेगा। हाँ। तो उन्होंने किया है, पीटीआई ने, बहुत नॉर्मल सी प्रैक्टिस है सोशल मीडिया की, कि लोग हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें, उसको डिस्कस करें, उस पर तबसरे करें, उसको एक एंगल दे दिया। अब वो एंगल अच्छा है बुरा है या किसी एक पर्टिकुलर, कितने जर्नल्स, रिटायर ब्रिगेडियर्स के उसमें नाम आए हुए हैं, पूरी स्टोरी है, आप देखें ना। मगर वो फेक तो नहीं है, आप ये समझें इस बात को। हाँ। वो एंगलिंग जो है वो किसी एक इदारे की तरफ डायरेक्ट हो गई। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बहुत बड़ी है, उसमें उस जमाने के सियासतदानों का भी कच्चा छट्टा है, बिल्कुल, और भुट्टो साहब का जमाने जिक्र है, भुट्टो साहब से फौजी, स्टार्ट होती है। उस जमाने के फौजी जर्नल और जो मुख्तलिफ ऑपरेशन में हिस्सा लेते थे उनके बारे में भी। लेकिन उन्होंने पीटीआई ने एक एंगलिंग कर दी एक इदारे के खिलाफ। अब वो इदारा, जाहिर बात है, उस पूरे मामले से बरी जिम्मा तो नहीं है, उनको भी पता है। हाँ, हाँ। कि ऐसा नहीं है कि ये हमारा कुछ नहीं था, या वो जैसे बाजवा साहब ने कहा नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा हरगिज नहीं था। तो ऐसा हुआ है, वो एंगलिंग थी पीटीआई की। अब उससे नुकसान एक इदारे को हुआ, लेकिन फायदा क्या हुआ, वो छोटे बच्चे जिनको शायद हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का पता भी नहीं था, वो खोल के बैठ के पढ़ रहे हैं, जो बहुत पहले से पाकिस्तान स्टडी या मुताला पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए था। 1971 के बाद से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हमारे सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए थी। चले, ये तो वो बात है, अब इमरान खान को अब याद आया, लेकिन जब वो लाडले बने हुए थे, जब उनकी पॉइंट खेला है ना, नहीं, जब पॉइंट खेला, जब उनकी गवर्नमेंट थी, जब वो बिल्कुल साथ थे, तो ये पाकीज़ा थे, सब कुछ थे। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट भी गलत थी और ये लिखने वालों ने गलत लिखा था, मुझे याद है उस वक्त भी ऐसी बातें बहुत ज्यादा करते थे। चलिए, अब हम एक और भी मेरे पास स्टोरी है। यानी आप और कुछ बोलना चाहते हैं? मैं क्या बोलूं आपके होते हुए, मेरी मजाल, आप स्टोरी सुनाएं। सर आप प्लीज ऐसा करके ऑन एयर मुझे शर्मिंदा करते। नहीं आप। अच्छा, एफबीआर की एक स्टोरी है। एफबीआर जी, एफबीआर क्या होता है? फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू। हाँ, ओहो, वो लोग जो टैक्स इकट्ठा करते हैं। जी है ना? वो ये तो मजे की होगी, सुना है? एफबीआर की एक स्टोरी है, वो ये आपको बताओगे, जैसे एयर कंडीशंस होते हैं, उनके एयर कंडीशनिंग की जो मशीन होती हैं, या इसके जो बाहर से पुर्जाजात आते हैं, यहाँ पाकिस्तान में आके अलाइन होते हैं, जो इंपोर्ट किए जाते हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं होता है, ठीक है? हाँ, उसके ऊपर टैक्स नहीं होता, वो टैक्स फ्री होता है। एक मिनट, एयर कंडीशंस, हाँ, उन पे टैक्स नहीं होता। उसकी जो पुर्जाजात है उस पर टैक्स नहीं होता। इसी तरह टेक्सटाइल की बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पर टैक्स नहीं होता है। टेक्सटाइल का तो समझ आता है, एयर कंडीशनिंग इसी तरह एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीजें इस्तेमाल जो एग्रीकल्चर के अंदर यूज होती हैं, उसके अंदर भी, उस पर भी टैक्स नहीं होता। ये भी समझ आता है, लेकिन एयर कंडीशन मुझे अभी भी नहीं समझ। एयर कंडीशनिंग, लेकिन स्टोरी अब यही, मैं मतलब अब मैं क्या करूँ। हाँ, तो उसमें ये था कि जैसे एक कोई भी कंपनी होती है, उसमें मतलब एयर कंडीशनिंग कंपनी ने एक दावा किया, अब रिफंड की स्टोरी है कि उन्होंने उस वक्त उस पर टैक्स ले लिया, लेकिन उन्होंने दावा किया कि होता ये कि और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो होते हैं वही कंपनी बना रही है, क्योंकि एक कंपनी एयर कंडीशन के अलावा और भी तो बहुत सारी चीज़ें बनाती है, वॉशिंग मशीन, चॉपर और टीवी और पता नहीं क्या क्या, जो भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उन्होंने ये दावा, उसकी मद में उन्होंने कि भाई ये चीज़ें भी हैं, उसकी मद में उन्होंने 55 करोड़ लिए। बाद में उन्होंने उस कंपनी ने साबित की 55 करोड़ बोलते हुए भी कुछ हो रहा है ना, हो रहा है ना दिल को। 55 करोड़ रुपए ले लिए एफबीआर ने। अब उन्होंने साबित किया कि रिफंड कर दें, जी हमारे इस पर तो टैक्स नहीं लगे, बाकी जो चीज़ें थी उस पर टैक्स दे दिया, आप इसको प्लीज़ रिफंड कर दें।
अब रिफंडिंग का जो एक पोशीदा तरीका है एफबीआर में, मुझे यकीन कौन सा करें, पोशीदा? हाँ मुझे यकीन करें बोलते हुए शर्म आ रही है। ऐसा साहब, मुझे एज अ जर्नलिस्ट मुझे ये बात कहते हुए अपने मुल्क के किसी इतने इंपॉर्टेंट इदारे के बारे में बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है कि अगर 55 करोड़ रुपए हैं या जितने भी पैसे होते हैं जो रिफंडिंग होनी होती है, तो उसमें ये होता है कि वो 10% रखते हैं अपना पास एफबीआर, और वो सारे मुलाजमीन जो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं या जो भी होता है, ये एक पूरा माफिया है, और वो उसको ये एक आप किसी से हाँ वो उससे बढ़ जाते हैं। ये जो माफिया है, हाँ हाँ, ये एफबीआर के अंदर है। अच्छा, ये बढ़ जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं पैसे। हाँ पैसे बढ़ जाते हैं। क्या अब क्यों? अब ये स्टोरी बाहर कैसे आई? ऐसी बहुत स्टोरियां रोजाना की बुनियाद पर होती है, लेकिन बाहर नहीं। इसमें होगी लड़ाई, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अंदर मुलाजमीन हैं। एक सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है, उन्होंने कहा कि भाई चेक होना चाहिए एक इसमें, मतलब 55 करोड़ का 10% निकालने कितना हो गया? 5.5 करोड़। उन्होंने कहा कि जी 5 के बाद जो पैसे बचते हैं ना, उसका आधा करोड़ वो एक चेक बना दिया जाए। तो उन्होंने चेक बना दिया। किसने? उस कंपनी ने? उस कंपनी ने नहीं, एफबीआर के सीनियर तरीन मुलाजिम ने, जिनके साइन से रिफंड होना अच्छा, था। उन्होंने चेक अपने नाम बनवा लिया? हाँ हाँ, वो रिफंड करते ही इस बुनियाद पे ये 10% हमें देंगे। नहीं मतलब ये ऑफिशियल 10% है या ये अंडर द टेबल? किधर ऑफिशियल होंगे आप, क्या अंडर द टेबल बात है ये? मैं सादा सा आदमी हूँ, अच्छा मुझे साहब, तो हंसी नहीं हो रही। अगर चलो, तो एक्सक्यूज मी। उन्होंने इसको बना लिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब सारे मुलाजमीन जो थे उनको तो पैसे मिल गए। अब जो चेक था बाउंस हो गया, जिन्होंने कहा था हाँ ये रिफंड की जाएगी। रिफंड बहुत मुश्किल से होता है एफबीआर में। हाँ जी, वो तो मुझे पता है। हाँ, और इसी बुनियाद पे होता है, और बहुत मुश्किल से होता है। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो था ना, अब चेक वो गए बैंक में, चेक हो गया बाउंस। उनकी तो वो तो मतलब बुरी तरह से चिरागपा हो गए कि ये क्या हुआ, मेरे से जूनियर्स को पैसे मिल गए और जो है मेरा चेक बाउंस हो गया। उन्होंने कंपनी को फ़ोन किया कि यार मेरा चेक तो बाउंस हो गया, ये आपने क्या किया है? मैंने ही दस्तखत किया, आपका काम आसान किया, आपको पैसे दिए। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो नहीं, हमने तो पैसे डलवा दिए थे, और आप अपने नीचे ज़रा लोगों से इंक्वायरी। जब उन्होंने एक इंक्वायरी करवाई तो पता चला कि सारे पैसे नीचे मुलाजमीन ने खाली अपने बॉस को देना भूल गए। अच्छा, वो स्टोरी, वो इंतहाई सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। फिर उन्होंने सारे लोगों के जो नीचे थे इधर उधर तबादले कर दिए सजा के तौर पर। सजा के तौर पर। तो ये स्टोरी जो थी ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, इन साइड स्टोरी है, जो ब्यूरोक्रेसी थी इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो मैंने कहा लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हमारे इदारों में किस तरह काम होता है। तो मैंने कहा शायद हम अपने प्रोग्राम में शेयर कर लेंगे तो कुछ आपकी इस बात से मुझे 80 लेट 80s और अर्ली 90s 90 की और 80 के दरमियान की जो वो याद आ गया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बड़ी अच्छी होती थी, स्पेशली कॉटन फिनिश प्रोडक्ट्स की, एपरल की, रॉ कॉटन की, और उस पे हुकूमत पाकिस्तान एफबीआर रिबेट देता था। रिबेट क्या होता था कि आपने जैसे 10 करोड़ की एक्सपोर्ट की तो आपको शायद लेदर पे 18% और कॉटन पे शायद 23% रिबेट मिल जाएगा। यानी अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया, आपका सामान चला गया, हाँ। तो आप क्लेम कर लेंगे भाई मैंने 1 करोड़ का सामान बेचा है तो मुझे ये आप इतने लाख दे दे। वो रिबेट क्लेम करते हो, रिबेट मिल जाता है। अब खाली हम इस आपकी रिपोर्ट में तो सारी उंगलियां एफबीआर की तरफ उठ रही हैं। अब जरा हम अपने एक्सपोर्टर्स की भी बात कर लें। हाँ। एक्सपोर्टर्स ने क्या करना शुरू किया, खाली कंटेनर्स में कचरा रद्दी भर के अमेरिका एक्सपोर्ट कर देते थे कि जी हमने इतना कॉटन, इतना लेदर ये एक्सपोर्ट कर दिया, उस पर रिबेट दे दें। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ। तो उनको रिबेट मिल भी जाता था। हाँ। और ये कहानी इस तरह से ब्रेक हुई, और ये रिकॉर्ड्स में है एफबीआर के भी और कस्टम्स के भी, पोर्ट के, कि अमेरिका में वो कुछ कंटेनर पड़े हुए 10-15, वो कोई क्लेम ही नहीं कर रहा उसको। अमेरिका वाले बड़े परेशान। उन्होंने बोला आमतौर पे होता है जब कोई क्लेम नहीं होते है, वो डैमेज पड़ रहा होता है, पड़े होते हैं, फीस लगती है, तो उन्होंने कहा भाई इसको ऑक्शन करें, जो सामान है वो ले लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ऑक्शन हुआ, खोला तो अंदर रद्दी कचरा भरा हुआ। हाँ। रिपोर्ट पाकिस्तान आई, बड़ा वो हुआ उस जमाने, क्योंकि कलेक्टर साहब थे, वो रगड़ा खाए उन्होंने। लेकिन ये सारा जाहिर बात है, एक्सपोर्टर जब जा रहा होता है आपका कंटेनर, वो उसको चेक कौन करता है?
कस्टम कस्टम चेक करना उनका सारे। काम है ना हाँ। कि कंटेनर खोलें, चेक करें, उसकी चीज़ें, हाँ। उसकी मैनिफेस्ट है, लिस्ट कस्टम्स है, की कहानी तो क्रॉस रहेंगे। चेक। तो ये एक माफिया जो है ना, आप कह रही थी ना माफिया, वो सिर्फ एफबीआर में नहीं है, ये एक्सपोर्टर्स में भी मौजूद है ये माफिया। हाँ। ये माफिया हमारे इंडस्ट्रीज में भी मौजूद है, Customs ये में भी। माफिया हमारी क्या नाम है एग्रीकल्चर में भी मौजूद है। हर जगह ये जोंके हमारे इसीलिए- जिस्म के इसीलिए- पाकिस्तान को ना चूस रही। इसीलिए अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब से वो बेचारे गरीब होते जा रहे हैं, उनको कुछ मिलता ही नहीं है। वो नहीं, बस नहीं, एक करोड़ों अब- की कहानियां हमारे मुंह से सुनते रह जाते हैं। सर बस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया और मुझे कहा जा रहा है कि बार बार कि अब टाइम मेरा खत्म हो गया। वाकई में फातिहा पढ़ने को दिल दामनी- चाह रहा है, लेकिन आप वक्त खुदा में कुछ गुंजाइश नहीं बची है, बातें पढ़ने का दिल चाह रहा है। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।